IVM। पिछले 3 हफ्ते से सोमवार जब आता है तो हम सबको उम्मीद होती है कि नई खबर, नई खुशखबरी हमें सुनने को मिलेगी। लेकिन अगर आप याद करें, वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ है, जब भी सोमवार आता है तो डर लगता है, क्योंकि पहला सोमवार जब आया तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को हरा दिया था। दूसरा सोमवार जब आया तो न्यूजीलैंड से हिंदुस्तान की टीम हार गई। और जब तीसरा अब सोमवार आया तो अफगानिस्तान हारी है, लेकिन इसका सीधा असर पड़ा हिंदुस्तान के सफर पर, और उनका सफर लगभग अब खत्म हो चुका है। नामीबिया के खिलाफ उनका वर्ल्ड कप में आखिरी मैच है, जो महज औपचारिकता रहेगा। यानी कि हम अब कह सकते हैं कि हारा अफगानिस्तान और वर्ल्ड कप से बाहर हुआ हिंदुस्तान। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे भारतीय टीम के सफर के खत्म होने की, साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान के शानदार प्रदर्शन की। लगातार 5 मैचेस जीतकर वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, और क्या कुछ समीकरण सेमीफाइनल का बन रहा है, इससे बातचीत करेंगे। और साथ ही जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम लगातार आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छा करती जा रही है, उसमें भी बातचीत करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। अयाज सर हमारे साथ हैं और सबा करीम हमारे साथ हैं। ये लगातार तीसरा सोमवार है जब हमें शॉकिंग खबरें मिली हैं, और हम उसमें चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ संडे को मैच और मंडे को एनालिसिस हम करते हैं। और खेल नीति पर आज एनालिसिस क्या करें हम? भारत बिना खेले बाहर हो गया, इसकी बात कर लें, या पहले 2 मैचों में जिस तरह का प्रदर्शन रहा उसका खामियाजा कैसे भुगता भारतीय टीम ने, उसकी बात कर लें। और वो बरबस कहावत जहन में आती है कि अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो फिर आम खाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हम कुछ वैसी इच्छा रख रहे थे पहले 2 मैचों में, बबूल का पेड़, और उसके बाद अब अफगानिस्तान की जीत की दुआ और आम खाने की इच्छा थी इस वर्ल्ड कप में। तो चलिए हम कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की, लेकिन तब तक मैं आपको जरा पूरा एनालिसिस एक बार बता देता हूँ कि हुआ क्या है। जिस तरह से भारतीय टीम को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। एक डर था कि अफगानिस्तान अगर मैच हारेगा तो फिर भारतीय टीम का सफर खत्म हो जाएगा, और न्यूजीलैंड ने बिल्कुल आउटप्ले किया अफगानिस्तान की टीम को। पहले शानदार गेंदबाजी की न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने, और उसके बाद जिस रणनीति के साथ वो गेंदबाजी कर रहे थे वो बहुत काबिले तारीफ थी। बैकफुट पर पहले ढकेला शॉर्ट पिच गेंदबाजी के साथ, और उसके बाद बाकी का काम जिस तरह से कंट्रोल्ड गेंदबाजी की थी न्यूजीलैंड ने, उसका फायदा न्यूजीलैंड को मिला। सबा भाई, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि लगातार तीसरा सोमवार जब हमें झटका मिला, और ये शायद सबसे बड़ा झटका था सबा भाई। ये बड़ा ही दुखदायक कैंपेन रहा है हम लोगों का, राजीव। और दुखदायक इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था उसके पहले हम सब लोगों को ये विश्वास था कि ये भारतीय टीम बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद वर्ल्ड कप की एक फर्म फेवरेट होगी। उसके पीछे कई कारण थे। हमारे पास शानदार मैच विनर्स थे, हमारे पास अच्छी यंग पीढ़ी के प्लेयर्स थे, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन। उसके साथ साथ हमारे प्लेयर्स को बहुत दिनों तक दुबई में या यूएई में खेलने का अभ्यास था। इन सभी चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारी टीम जो है वो हर एक तरह से इक्विप है इस विश्व कप में अच्छा करने के लिए, यहाँ के विकेटों पे अच्छा करने के लिए, यहाँ के कंडीशंस पर अच्छा करने के लिए। पर ऐसा हुआ नहीं, और इसी वजह से इस समय हम बाहर है। हमें इंतजार था कि अफगानिस्तान इस तरह से हरा दे न्यूजीलैंड को, तब हम क्वालिफाई कर जाएं, पर वो भी नहीं हो पाया। जैसा कि आपने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम की तैयारी काफी अच्छी है, उनका एग्जीक्यूशन शानदार है, उनकी स्ट्रैटेजी काफी अच्छी रहती है, वो अपने स्किल्स के ऊपर विश्वास रखते हैं। उनके पास ज्यादा कमिटेड प्लेयर्स मुझे लगता है देखने को मिले हैं। अब आपने बात की थी कि उनके पेस बॉलर्स ने कितने अच्छे तरह से लेंथ में परिवर्तन किया और पीछे ढकेल के रखा अफगानिस्तान के बैटर्स को, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो जो भी बॉल स्लॉट में डालेंगे, सभी के सभी जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं वो प्रेफर करते हैं वहां से शॉट लगाना, इसीलिए पहले से उनको ढकेल के पीछे रखा और फिर वहीं से उनको तंग किया। उसके साथ साथ आप केन विलियमसन की कप्तानी को देखें, जिमी नीशम को उन्होंने 3 ओवर करवा दिए, और जो 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 स्पिनर्स हैं उनसे ज्यादा गेंदबाजी कराई नहीं। सिर्फ 1 ओवर महंगा साबित हुआ मिचेल सैंटनर का। इस सोडी का मुझे लगता है सिर्फ 1 या 2 ओवर ही करवाया, क्योंकि उस समय लेफ्ट हैंडर बैटिंग करता था। ये दर्शाता है कि उनकी कप्तानी कितनी अच्छी थी। उसके बाद बड़ी बात रही जिस तरह से उन्होंने टारगेट को चेस किया। डेविन कॉनवॉय नॉर्मली एक ओपनिंग बल्लेबाज है, वो मिडिल ऑर्डर में आते हैं खेलने के लिए, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड बैटर है। नंबर 4 पर आए, जिस तरह से उन्होंने स्पिनर्स के सामने बल्लेबाजी की, कठिन विकेट पर राशिद खान को के सामने अच्छी बैटिंग की, मोहम्मद नबी के सामने उन्होंने अच्छे शॉट्स लगाए, और उनको पता है कब एक्सेलरेट करना है और किस तरह से मैच जीतना है, किस तरह से टारगेट अचीव करना है। तो ये जो प्रोफेशनल अप्रोच है,
इसी वजह से न्यूजीलैंड ने इस समय मेरे विचार में रिचली डिजर्व करता है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। अया सर, क्या रीजन आप देख रहे हैं 2019 के बाद से तीसरा मौका ऐसा है कि जब न्यूजीलैंड की वजह से भारत बाहर हुई है। 2019 में हम सेमीफाइनल हार गए, फिर टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हार गए उनसे। अब 2021 की बात करें, पहले तो लीग मैच हारे, फिर जब अफगानिस्तान को लेके बड़ा ज्यादा हाइप था तो न्यूजीलैंड ने बहुत आसानी से हरा दिया। ये न्यूजीलैंड और आईसीसी का ऐसा लग रहा है कि जन्म जन्मांतर का साथ हो गया है एकदम हिंदुस्तान के खिलाफ। राजीव, अगर आप इतिहास में जाए, क्रिकेट हिस्ट्री में जाए, तो एक मोड़ ऐसा आया था जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट बिल्कुल बूटलेस लेवल तक आ गई थी। मैं बात कर रहा हूँ 2007 2008 की, जब आईसीएल शुरू हुआ इंडिया में, काफी प्लेयर्स वहां से आईसीएल ज्वाइन कर लिए। न्यूजीलैंड बॉल बिल्कुल बेचारी पर आ गया था, लाचारी पर आ गया था, और फिर वहां से एक बदलाव आया। और मेरे ख्याल से एक्चुअली इनका अगर आप ट्रेस करें, जिस तरह से उनका जो उठाव हुआ है वहां से, जिस तरह से उनकी ट्रेजेक्टरी ऊपर गई है, वो ब्रेंडन मैकेलम जब से कैप्टन बने, स्टीवन फ्लेमिंग भी से जब उन्होंने बेटन पास किया ब्रेंडन मैकेलम को, और उनके बाद केन विलियमसन को, मुझे लगता है कि क्योंकि उनके पास एक तो आईपीएल से बहुत फायदा हुआ, क्योंकि प्लेयर्स को जो है एक मौका मिल गया आमदनी का, इनकम का। काफी प्लेयर्स और आना शुरू हो गए डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके खेलने के लिए। क्रिकेट, वरना क्रिकेट वहां पर इतनी लोकप्रिय स्पोर्ट है नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही है कि जो टीम, जो पूल है टैलेंट का, किस तरह से मैनेज करना, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने मैनेज किया है। अगर आप देखें तो उनके पास बहुत बड़ा पूल नहीं है, इंडिया जैसा पूल नहीं है कि इंडिया के पास 40 50 60 प्लेयर्स है जिससे आप चूज कर सकते हैं लगभग। लेकिन न्यूजीलैंड के पास मेरे ख्याल से 20 22 प्लेयर्स है, जिसमें से वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। और उसी वजह से वो प्लेयर्स एकजुट भी होते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, और स्ट्रेटेजी, जैसे सबा ने कहा, बहुत बेहतरीन है, क्योंकि वो हर टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छी तरह से प्लान कर रहे हैं। स्किल्स तो है ही, हुनर तो है ही, और बैटिंग और बॉलिंग की सबा ने बात की। मेरे ख्याल से कल एक हाईलाइट थी न्यूजीलैंड की क्रिकेट की, वो थी फील्डिंग। क्या गजब की कैचेस लिए और क्या फील्डिंग किए। हालांकि ऐसा लगा होगा, लोग सोचे हो कि अफगानिस्तान जो है हल्की टीम है, आप इनको आराम से हरा सकते हैं, वो बिल्कुल देखने नहीं मिला। जो इंटेंसिटी से खेल रही है न्यूजीलैंड, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल काबिल तारीफ थी। भारतीय टीम को लेके बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं। सचिन नारायण जी के 3 सवाल को मैं एक साथ अगर क्लब कर दूं सर, तो उसमें लगभग ये निकलता है कि हमने बड़े नाम पर बहुत भरोसा किया। हमने T20 के काम के खिलाड़ियों को नेग्लेक्ट किया, जिसकी वजह से हमें वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। और साथ ही कह रहे हैं कि एक सीरीज के बाद जो प्लेयर बदलने की हमारी एक टेंडेंसी है कि कोई बड़ा प्लेयर अगर फिट हो जाता है तो आप जो नया प्लेयर आता है उसको इमीडिएटली ड्रॉप कर देते हैं। एक ये जो प्रोसेस इंडियन क्रिकेट में बड़े दिनों से चला रहा है, उसको कैसे खत्म किया जाए? देखिए, मेरे ख्याल से हमेशा से डिफिकल्ट एक सिचुएशन है, सिलेक्टर के लिए भी और टीम मैनेजमेंट के लिए भी। अगर आप जैसे पहले मैच में या आईपीएल में अनफिट थे रोहित शर्मा, पहले मैच में नहीं चले, दूसरी मैच में नहीं चले, क्या आप उनको ड्रॉप करेंगे? या विराट कोहली? बहुत कठिन है ये सवाल, इसका जवाब, क्योंकि हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ और ऐसे युवा खिलाड़ियों ने आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हम सब अब देख रहे हैं कि आईपीएल का फॉर्म और इंटरनेशनल लेवल के पे अगर आप खेलते हैं तो उसका अंतर कितना बड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि जैसे वेस्ट इंडीज का हाल हशर हुआ है कि उनके जितने भी दिग्गज खिलाड़ी थे बिल्कुल चले ही नहीं, ना गेल, ना पॉलार्ड, ना ब्रावो, ना पूरन वगैरह वगैरह। तो ऐसा होता है कभी कभी, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो अपने करियर के एंड में होते हैं, जैसे कि वेस्ट इंडीज के साथ हुआ है। कुछ जो होते हैं थके हुए होते हैं, कुछ फटीग हो जाता है, ट्रॉमा है, ये सब। लेकिन अल्टीमेटली आप इसको बहाना बना के नहीं चल सकते, ये मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि हमने पहले 2 मैचेस में जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी इस ग्रुप में, तीन तगड़ी टीम थी और 3 हल्की टीम थी। और 3 तगड़ी टीम जो अगर वो एक उसमें से एक टीम 2 तगड़ी टीम के खिलाफ हार जाए तो फिर उसका सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल था। वही इंडिया के साथ हुआ, वो हमने प्लान नहीं किया था सही। और खास करके मैं पाकिस्तान की मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक वन ऑफ, एक बैड डे हो सकता है, लेकिन जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है जिस तरह से, डर डर के, फूक फूक के जैसे चाय पी रहे थे, वो 110 रन केवल बनाए, तो आप ऐसे स्कोर को डिफेंड नहीं कर सकते। उसके बाद आप जाके अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड के सामने 200 बनाओ या 400 बनाओ, कोई मायने नहीं रखता है। तो मेरे ख्याल से वही हुआ है इंडिया के लिए। वसंत नारायण का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उनका कहना है कि पावर प्ले में हमारा विकेट न लेने की बहुत बैड रिकॉर्ड है, और श्रीलंका में बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी जब श्रीलंका की एक बी टीम के खिलाफ हम विकेट निकाल नहीं पा रहे थे। बट कोई एनालिसिस नहीं किया गया उस समय भी,
और ना कोच ने कुछ किया, ना बॉलिंग कोच ने, और बॉलिंग कोच आके जिस तरह के बहाने कल उन्होंने दिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बड़ी अजीब सी लगी कल। देखिए मेरे ख्याल से बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब जानते हैं, हम लोग सबने देखा है मैच, और जिस तरह से पाकिस्तान ने हराया 10 विकेट से, न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से, ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखिए सब कुछ सही है, बबल की वजह से थकावट थी, मेंटली एक आदमी जो है 1 साल अगर बबल में रहे तो जरूर तकलीफ होती है, आईपीएल की वजह से फिजिकल फटीग हुई है, लेकिन ये सब चीजें केवल इंडियन प्लेयर्स के लिए ही नहीं प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम केन विलियमसन के लिए भी था, वो भी न्यूजीलैंड के लिए इंग्लैंड में खेल रहे थे, उन्होंने भी आईपीएल खेला है, उन्होंने भी दूसरी सीरीज खेले, इंग्लैंड के प्लेयर्स के लिए ये प्रॉब्लम थी, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के लिए। तो ये नहीं है कि केवल इंडियन प्लेयर्स जो है उनके ऊपर ही प्रेशर था, ये जरूर है कि प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीद रखते हैं फैन इंडिया के, वो बहुत ज्यादा होता है, और इसी वजह से मेरे ख्याल से ये जो आने वाले अब राहुल द्रविड़ जो कोच बने हैं, चीफ कोच, नए कैप्टन आएंगे, सबसे पहले इसका एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें राजीव, और आप जानते हैं कि हम साथ में थे 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में, इंडिया ने जीती थी चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में, उसके बाद से कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट में हम जीते नहीं है, हम सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, फाइनल में पहुंचे हैं, जैसे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे, लेकिन जीते नहीं है। क्या वजह है कि यही टीम जो बायलैटरल सीरीज में हर किसी टीम को हराती है, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, हम उनको हराते हैं, लेकिन जब मल्टी नेशन टूर्नामेंट होता है तो कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं सेमीफाइनल या फाइनल में। इसकी वजह क्या है, ये इसके लिए एक मेरे ख्याल से इंक्वायरी और एक रिसर्च होनी चाहिए। खाली सिर्फ ये कहना कि भाई टीम खराब है, प्लेयर्स खराब है, ये नहीं है सही। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ है। क्या ये होता है कि बड़े स्टेज पर, बड़े ओकेजन पर प्लेयर्स थोड़े से घबरा जाते हैं, प्रेशर बहुत है? क्या बैकलैश जो आता है इंडियन फैंस का, अगर हम एक मैच में फेल हो, जिस तरह से फैंस जो उनके पीछे पड़ जाते, क्या इस वजह से एक उनका डिमोरलाइजेशन हो जाता है? ये सब चीजें सोचने के लिए बहुत जरूरी है। तो चले एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, भारती अरुण जो भारतीय टीम के मौजूदा बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें कही, उस पर अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स का रिएक्शन लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारती अरुण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करें उससे पहले एक सवाल लगातार हमारे एक व्यूअर पेश किए जा रहे हैं, सर आप उनको जवाब दे दें कि क्या रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का एरा आईसीसी टूर्नामेंट जिताएगा? उम्मीद तो यही है। देखिए जो भी हो, राहुल द्रविड़ तो कोच अनाउंस कर दिए गए हैं, रोहित शर्मा मेरे ख्याल से एक फॉर्मेलिटी है कि उनको कैप्टनसी मिलेगी T20 के लिए फिलहाल, उसके बाद आगे देखते हैं कि वनडे की भी मिलती है या क्या कुछ होता है। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए, एक तो बड़े माने हुए और ग्रेट प्लेयर रहे हैं इंडिया के लिए, और ना सिर्फ ग्रेट प्लेयर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी एनसीए के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। जूनियर लेवल से सीनियर लेवल तक जो एक सफर रहता है प्लेयर्स का, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। फिलहाल जो टीम है हमारी, उसमें से काफी प्लेयर्स एनसीए से निकले, अंडर-19, अंडर-25 की टीम से, तो सबको जानते हैं, वो मॉडर्न क्रिकेट को भी समझते हैं, तो ये एक एडवांटेज है उनका। और उनके साथ साथ है रोहित शर्मा, जो मेरे ख्याल से अपने उरूज पे है एज अ बैट्समैन। पिछले 2-3 साल में जिस तरह से तरक्की की है रोहित शर्मा ने एट इंटरनेशनल लेवल, व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट में शायद ही कोई किया हो। और ये लेट ब्लूमर है, बहुत देर के बाद टेस्ट क्रिकेट में उनका फॉर्म उभर के आया है, लेकिन बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, यानी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड, मुंबई से खेलते हैं, एशिया कप जिताया है, आईपीएल के 5 ट्रॉफी जीते हैं, तो सब कुछ समझते हैं कैप्टनसी किस तरह से करनी चाहिए। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। अब सिर्फ कैप्टन और सिर्फ कोच आपको टाइटल नहीं जिता सकते, ये बहुत जरूरी है कि आप प्लेयर्स जो हैं इस तरह से एक तो सिलेक्शन अच्छा करें, और उसके बाद उनको मैनेज किस तरह से करते हैं, ये बहुत जरूरी है जीत के लिए। अया सर, कल भारती अरुण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उनसे जब सवाल पूछा गया तो बड़ा अटपटा जवाब दिया कि चहल की कमी बहुत खली उनको। तो पहले आप ये बता दें, अगर चहल की कमी खली तो बीइंग अ टीम मैनेजमेंट का हिस्सा, क्या टीम मैनेजमेंट ने डिमांड उस समय क्यों नहीं की जब टीम चुनी जा रही थी? मेरे ख्याल से ये डिमांड भारती अरुण के लिए नहीं बनता है, क्योंकि वो सपोर्ट स्टाफ है। जरूर रवि शास्त्री कर सकते थे डिमांड, या विराट कोहली खास करके,
और उसके बाद मेंटर भी आए थे MS धोनी, उनका वो भी सिलेक्शन में है नहीं। तो मेरे ख्याल से ये, और कुछ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो जुगलबंदी सही होनी चाहिए सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के बीच, शायद नहीं थी। हम इंग्लैंड के दौरे से हम देख रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स को मांगा था और कुछ किसी और को भेजा था, और कहीं ना कहीं एक बीच में गैप आ गया था, कम्युनिकेशन गैप। तो अगर सिलेक्टर्स ने जो टीम चूज किया है, चहल नहीं थे, अच्छे फॉर्म में थे, उनकी कमी जरूर महसूस हुई, लेकिन ये सब आफ्टर थॉट है। क्योंकि जब स्क्वाड चुना गया तो ये नहीं किसी को किसी के कोई सोच सका था कि हम इतनी बुरी तरह पहली 2 मैचेस हारेंगे या इतनी जल्दी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। ये तो उम्मीद थी कि किसी तरह भी सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगे, नॉकआउट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहले 2 मैचेस हारने के बाद, और जिस तरह से पिचेस खेली है, और जिस तरह से लेग स्पिनर्स इस टूर्नामेंट में क्लिक हुए, हमारे पास एक लेग स्पिनर जो था वो खेला ही नहीं। तो ये सब बताता है कि इन हाइंडसाइट बहुत कुछ हो सकता था जो हुआ नहीं। सर, भारतीय अरुण ने यह भी कहा कि कुछ खिलाड़ियों का इंजरी कंसर्न था, लेकिन ये भी बोला गया कि ये वहां पहुंचेंगे और ठीक हो जाएगा। अब ये पॉलिसी तो वाकई सवालों के घेरे में कि अगर कुछ खिलाड़ी इंजर्ड थे तो आपने वर्ल्ड कप इनको भेजा क्यों? सवाल है, अगर ये सही है, और इसमें भी मेरे ख्याल से इंक्वायरी सही होनी चाहिए, अगर ये सही है और ये सपोर्ट स्टाफ का एक की मेंबर ये बता रहा है, बॉलर जो बॉलिंग कोच है, तो फिर इसमें तहकीकात होनी चाहिए कि अगर आप सिलेक्शन करते हुए 15 मेंबर की स्क्वाड में और बैकअप में जो 3 बैकअप है उसमें इंजर्ड प्लेयर आते हैं, तो फिर ये आप अपने आप को आप बैल सिंह मार वाली बात हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको उस प्लेयर की बहुत जरूरत है कॉम्बिनेशन के लिए, और वो प्लेयर इंजर्ड है, तो फिर आप तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना चाहिए। तो अगर ये सही है तो मेरे ख्याल से इस पे डेफिनेटली BCCI को सवाल पूछना चाहिए, सिलेक्टर से भी और टीम मैनेजमेंट से भी। सबा भाई, आप सिलेक्टर रहे हैं, आप इंडियन टीम के साथ खेले भी है। ये सिचुएशन बड़ी अजीब सी है कि एक गेंदबाज की कमी खल रही है टीम मैनेजमेंट को मैच हारने के बाद। फिर दूसरी बात आ जाती है कि भारतीय अरुण कह रहे हैं खिलाड़ी इंजर्ड थे। तो मुझे लग रहा है एक बार फिर सभा भाई से संपर्क हमारा टूटा है। तब तक आया सर, कुछ सवाल आए हुए हैं और वो ले लेते हैं, सवालों का जवाब जरा आपसे। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था पृथ्वी जी का। उनका कहना है कि अगर हम बहुत ऑनेस्टली एनालिसिस करें तो आईपीएल इज अ बड़ा रीजन, क्योंकि हम आईपीएल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम वर्ल्ड कप जैसी टूर्नामेंट के लिए तैयारी नहीं कर पाते, और अक्सर वर्ल्ड कप के मैचेस आईपीएल के बाद होते हैं। क्या आपको लग रहा है ये बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं है इंडियन टीम का? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से कुछ हद तक आईपीएल, क्योंकि ये टाइमिंग जिस तरह से था, क्योंकि टूर्नामेंट खत्म हुआ और फिर डायरेक्टली आप वर्ल्ड कप में चले गए, आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी थकावट थी, और शायद 1 हफ्ता या 10 दिन का विश्राम मिलता तो शायद रिफ्रेश हो जाते, बैटरीज रिचार्ज हो जाती थी। लेकिन मेरे ख्याल से ये अब कि फैंस ही हैं जो आईपीएल को इतना उठाते हैं, और फैंस ही है जो आईपीएल को गालियां देते हैं अगर टीम परफॉर्म नहीं अच्छा करी तो। मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअली हिस्टोरिकली अगर आप देखें, इतिहास में अगर आप झांके, तो एक ही वर्ल्ड टाइटल इंडिया जीती है T20 वर्ल्ड कप, वो है 2007 में, पहले। उसके बाद 2 बार हम, जब विराट कोहली कैप्टन नहीं थे, जब धोनी कैप्टन थे, हम 2 बार सुपर 8 में, जब उस वक्त सुपर 8 होता था, हम सुपर 8 में बाहर हो गए। पिछले लास्ट टूर्नामेंट जो हुआ 2016 में हम सेमीफाइनल में पहुंचे, उससे पहले जो हुआ 2014 में, उसमें हम रनर अप थे। लेकिन ये नहीं है कि हम हर बार जाके जीते हैं, और आईपीएल तो है 2008 से चल रहा है, तो आईपीएल के फायदे भी है, आपको प्लेयर्स भी मिल रहे हैं। आप युजवेंद्र चहल कहाँ से आए? आईपीएल से ही आए थे। जसप्रीत बुमराह कहाँ से आए? आईपीएल के जरिए से ही आए। रविंद्र जडेजा, रवि अश्विन। तो ये नहीं है कि आईपीएल की वजह से सब नुकसान ही हो रहा है, फायदे भी हो रहे हैं। अब ये जरूर है कि कुछ सिलेक्शन में आप बेहतरी कर सकते हैं, या टाइमिंग ऑफ द टूर्नामेंट उसको आप बेहतर कर सकते हैं। या सर, एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो वसंत नारायण जी का सवाल है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में इम्प्रूवमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसी टूर्नामेंट्स हारते रहेंगे तो फिर बहुत सी चीजें निकल कर सामने आती हैं और कंट्रोवर्शियल चीजें निकल कर सामने आती हैं, जैसे कि आना अब शुरू हो चुकी है। कैसे रोक सकती है बीसीसीआई इसको? देखिए मेरे ख्याल से, जैसे पहले मैंने कहा कि इसमें एक सोच की जरूरत है, इसमें एक इंक्वायरी की जरूरत है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या वजह है जो इतने बड़ी बेहतरीन परफॉर्म करने वाली टीम, अगर आप इंडिया का रिकॉर्ड देख लें बायलैटरल सीरीज में, टेस्ट मैचेस हो, वनडेज हो, T20 हमारा रैंकिंग है नंबर 2, टेस्ट में नंबर रैंकिंग है 1, लेकिन हम न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गए वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में।
यहाँ पे हमारा रैंकिंग था नंबर 2 केवल इंग्लैंड के पीछे, लेकिन हम अभी सेमीफाइनल में भी नहीं है। ओडीआईज में हमारा रैंकिंग था या 1 या 2 इंग्लैंड जब 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था, लेकिन वहां पर सेमीफाइनल में हार गए। तो क्या वजह है कि यही प्लेयर्स जो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं बायलैटरल सीरीज में, और इसी वजह से वो माने जाते हैं विश्व में कि बेहतरीन प्लेयर्स या बेहतरीन क्रिकेटर्स है, जब एक ऐसी मैच आती है सेमीफाइनल या फाइनल, वहां पर आप लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। क्या इसमें एक जहनी तौर पे आप डिफेंसिव हो जाते हैं? क्या आप में तो ऐसी एक डिफेंसिवनेस आ जाती है? ये है कि बॉडी लैंग्वेज जो आपकी तो सही है, लेकिन जो आप बॉडी लैंग्वेज वही जाहिर करेगी जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो ये इसमें मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि मेंटल टफनेस की जरूरत है, जो अभी भी बाकी है, जो बाकी मैचेस में नजर आती है, दूसरी मैचेस में नजर आती है, लेकिन मेजर टूर्नामेंट्स में नजर नहीं आ रही है। और इसी वजह से इसमें मेरे ख्याल से डेवलपमेंट, इसमें एक फोकस करने की जरूरत है। अया सर, अमार साहब का एक सवाल है आपके लिए, पूछ रहे हैं कि अया सर आप क्या सोचते हैं, जो आपने कहा कि जहनी थकान क्या एक बड़ा रीजन था, एक ब्रेक चाहिए था जो भारतीय टीम को, लगातार इंग्लैंड फिर आईपीएल, वो नहीं था जिसकी वजह से हुआ ये? देखिए डेफिनेटली, लेकिन अभी इंसान है, कोई घोड़े नहीं है कि आप जितना चाहे उनको भगा लें। घोड़े भी जो है थक जाते हैं, डार्बी में भागने वाले भी, पेडिग्री घोड़े भी थक जाते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए इंडियन टीम खास करके, क्योंकि इतना बड़ा फॉलोइंग है, 130 करोड़ लोग जो है उनको फॉलो करते हैं और बहुत पैशनेटली फॉलो करते हैं, तो उसका एक तो ये है कि आपको शोहरत मिलती है और पैसे भी मिलते हैं, लेकिन ये भी है कि प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है एक्सपेक्टेशन का। दूसरी बात ये है कि आप कितना खिलाओगे, कितने मैचेस खिलाओगे, तो कहीं ना कहीं जो बड़ा एक हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल भी हो, प्लेयर जो हो, वो भी कहीं ना कहीं थक जाता है। तो ये एक जरूरी है कि एक ओवरव्यू बहुत अच्छा दिया जाए कि कितने हद तक, किस हद तक खिला सकते हैं, क्या रोटेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह से हम अपने प्लेयर्स में से बेस्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, ये सब चीज सोचने के लिए बहुत जरूरत है। सर एक सवाल और है हमारे व्यूअर का, और वो विराट को लेकर सवाल है कि विराट क्या T20 में कंसिडर किए जाएंगे इन फ्यूचर, अगर वो कप्तान है, जैसे कि उन्होंने छोड़ दिए कप्तानी, आपको लग रहा है कि वो आगे एज अ बैट्समैन कंटिन्यू करेंगे T20 फॉर्मेट में? देखिए मेरे ख्याल से अभी मुझे लगता है कि उनके जैसा बैट्समैन इंडिया में है ही नहीं। अब अगर आप देखें, आपके 3 बेस्ट बैट्समैन है, तो विराट, रोहित और राहुल फिलहाल जो करंटली, और उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। T20 में ये हो सकता है क्योंकि कैप्टनसी छोड़ रहे, क्या इसका मतलब ये भी है कि शायद वो अब T20 ऐसी गेम है कि अगर आप अगर आप एक करियर के, तो आप अगर इंपॉर्टेंस देने को, और फिर T20 को, जैसा जो रूट ने किया है, और जो रूट आप T20 नहीं खेलते हैं, लेकिन जिस तरह से वो कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट में और ओडीआईज में, एक सबक हो सकता है या एक एग्जांपल हो सकता है विराट जैसे प्लेयर्स के लिए भी, क्योंकि T20 हालांकि 20 ओवर का गेम है, लेकिन बहुत ज्यादा आपका एनर्जी, मेंटल और फिजिकल सोक कर लेता है, खींच लेता है। तो हो सकता है कि आगे चलते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा 10-12 साल से खेलता हुआ खिलाड़ी, कहीं ना कहीं कुछ थकावट होती है जरूर। और अगर आप देखें जैसे प्लेयर्स हैं क्रिस गेल वगैरह, जिन्होंने बाकी सब छोड़ दिया और केवल T20 खेला, वो खेलते रहे 40 साल तक, 41 साल तक। मुझे लगता है कि विराट कोहली का जो सबसे पसंदीदा फॉर्मेट है वो टेस्ट क्रिकेट है, उसके बाद ओडीआई है और फिर T20 है। तो आगे चल के शायद ये डिसीजन ले सकते हैं, मुझे नहीं पता अब फिलहाल उनकी थिंकिंग क्या है, लेकिन उनके जैसा बैट्समैन ये नहीं है कि वो इजीली आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे बल्लेबाज है नहीं इंडिया में या विश्व में, इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। बिल्कुल यार सर, क्योंकि एक ब्रेक ले रहे हैं कि ब्रेक से पहले एक सवाल जहन में आता है कि 2007 वर्ल्ड कप भी आपने देखा जब हम क्वालिफाई नहीं कर पाए वेस्ट इंडीज में, अब 2021 वर्ल्ड कप फिर जहन में आएगा लोगों के जब हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। ज्यादा पेनफुल मोमेंट कौन सा था आपके लिए? क्योंकि वो टीम आप देखें, वर्ल्ड कप की जो टीम थी वो बहुत ही गजब की टीम थी, जिसमें आप तेंदुलकर, द्रविड़, गंगुली, धोनी वगैरह जो प्लेयर्स थे हमारे पास, और सबको उम्मीद थी कि वो टूर्नामेंट इंडिया जीतेगी। ऐसा फॉर्मेट है जहाँ के आपके पास थोड़ा सा स्कोप है रिकवरी करने का, लेकिन अगर T20 में क्योंकि इतना छोटा गेम होता है, अपसेट्स बहुत होते हैं, उलटफेर रिजल्ट्स बहुत आते हैं, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। चलिए एक ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात पाकिस्तान के शानदार प्रदर्शन की करेंगे। शोएब मलिक ने रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान के लिए, बाबर आजम लगातार शतक अर्धशतक लगाते जा रहे हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working?
For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Duggirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders, and change makers from across business, media, marketing, and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcast from. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पाकिस्तान ने लगातार अपना 5वां मैच जीता, पूल टॉप किया और अब सेमीफाइनल वो खेलेंगे। अयाज सर, बहुत ही जोरदार प्रदर्शन किया, खासतौर से शोएब मलिक जो 1990 से क्रिकेट खेल रहे हैं, लगातार इस टूर्नामेंट में अपनी धमक का एहसास करा रहे हैं। कल 18 गेंदों पे ही उन्होंने अर्धशतक लगा दिया, बाबर आजम ने चौथा अर्धशतक लगा दिया। क्या पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है, अगर हम चारों टीमों की बात करें तो? देखिए अब जीते हैं या नहीं देखना पड़ेगा, वक्त ही बताएगा, लेकिन डेफिनेटली दावेदार तो है ही और बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं टीम में बदलाव लाने की, यंग प्लेयर्स को लाने की, क्योंकि इंडिया हार गई, लेकिन पाकिस्तान में 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत खुल के खेल रहे हैं, वो है मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक। और शोएब ने कल गजब की पारी खेली, 6 छक्के लगा दिए। ये बताया कि एक्चुअली एज इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता है T20 में, खास करके क्रिस गेल को हम देखें किस तरह से खेलते आ रहे थे। तो पाकिस्तान जो है, उनकी बैटिंग जो है बहुत मजबूत नजर आ रही है, उसके साथ साथ गेंदबाजी बहुत अच्छी वैरायटी है, विकल्प है, डेप्थ है, स्पिन अच्छा है, तेज गेंदबाजी अच्छी है। एक कहीं मुझे थोड़ा सा हल्कापन नजर आता है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के हिसाब से थोड़ा सा हल्का है, अगर आप तुलना करें तो फील्डिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, नॉकआउट में आपके पास दूसरा मौका नहीं होता है, अगर आप एक कैच छोड़ दें, स्टंपिंग मिस कर दें, ओवर थ्रो दे दें, तो मैच आपको वो आपको भारी पड़ सकता है, आप उससे मैच हार सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उनमें एक उनकी परफॉर्मेंस में अब ये एक फ्लुएंसी है और ताकत है। बैटिंग में 1 नंबर से लेकर 6-7 नंबर तक बैट्समैन रन बना रहे हैं और बॉलर्स में सब जितने भी बॉलर्स हैं वो विकेट्स उठा रहे हैं। अया सर, बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टैट आपको बताता हूँ। पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में आखिर के ओवर में क्या किया है, मैं आपको बता दूं। भारत के खिलाफ 17 रन बनाए आखिरी के ओवर में। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 रन चाहिए था 12 गेंदों में, तो 9 रन बना दिए उन्होंने 2 ओवर में। फिर अफगानिस्तान के अगेंस्ट 24 रन बनाए, नमीबिया के खिलाफ 24 रन और स्कॉटलैंड के खिलाफ 26 रन। तो ये जिस तरह से पहले इनिंग्स को बिल्ड करना, फिर मैच को फिनिश करना, जो 2 चीजें चाहिए T20 वर्ल्ड कप में, वो दोनों ही बॉक्स को टिक करते हुए नजर आ रही पाकिस्तान। जो आप जो बात कर रहे हैं फिनिशिंग, वो आसिफ अली बॉलर की लाइन और लेग के मोहताज नहीं रहते। जिस तरह से उनके पास फ्री स्विंग है और ताकत है और सेंस ऑफ टाइमिंग है, वो मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रांग और सबसे बेहतरीन फिनिशर नजर आए हैं। ओपनर्स अच्छे चल रहे हैं, मिडिल में जो है हाफिज और शोएब जो है वो अच्छे चल रहे हैं, तो ये बहुत ही मजबूत लाइनअप लग रही है। लेकिन T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि एक गलती आपको बहुत उसका एक भारी दंड, तो पाकिस्तान को सिर्फ यही संभालना होगा कि दिखाइए वो दिखाएं, वरना इंग्लैंड जैसी टीम या ऑस्ट्रेलिया जिसके पास बहुत स्टार स्टडेड प्लेयर्स, और मैं मानता हूं कि न्यूजीलैंड जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, एक एफिशिएंसी फैक्टर होता है कि हर प्लेयर जो है जानता है अपना उसका किरदार क्या है इस टीम में, और वो बहुत अच्छी तरह से उसको परफॉर्म कर रहा है, वो है न्यूजीलैंड। बिल्कुल। और अगर आप जितनी भी दोनों पूलों की बड़ी टीमों का एनालिसिस करें तो एक बात तो निकलकर सामने आती है कि जिस टीमों को भी अपने अपने खिलाड़ियों के किरदार के बारे में बताया गया था और वो अपने किरदार को अच्छी तरह निभाते नजर आए, वो टीमें ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, आप इंग्लैंड देख लें दूसरे पूल से, और हमारे पूल में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अयाज सर कह रहे हैं, न्यूजीलैंड की टीम में अगर आज आप 11 नाम गिनने जाएं तो उनमें से शायद 3 नाम आप ले लें जिनको आप रेगुलर बेस पे सुनते हैं, केन विलियमसन, टिम साउदी और बोल्ट। इसके अलावा ज्यादातर खिलाड़ी जिनके पास बड़ा नाम नहीं है, लेकिन ये सारे खिलाड़ी काम करते हुए नजर आए इस वर्ल्ड कप में। जो कंट्रीब्यूशन उनके छोटे छोटे थे, जिसकी वजह से वो इस टूर्नामेंट में सेकंड रहे अपने पूल में और क्वालिफाई करने में कामयाब रहे। अयाज सर, चलते चलते क्या आपको भी लगता है कि किरदार बताना और किरदार निभाना दोनों काम शायद भारतीय टीम में मिसिंग था, जिसकी वजह से हम बाहर हैं वर्ल्ड कप से? देखिए, मुझे लगता है डेफिनेटली जो यानी एक बहुत बड़ा कलेक्शन ऑफ सुपरस्टार्स था, लेकिन परफॉर्म नहीं किया। और ये होता है स्पोर्ट्स में कि आपके पास इतने बड़े बड़े नाम है और परफॉर्मेंस फील्ड पे होता है वो बिल्कुल बिखरा हुआ रहता। जो जिसका रोल था वो पूरी तरह से निभाया। मैं 3 मैचेस जो खेली या 2 मैच खेली गई अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट मैचेस थी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पर अपने हमारे जितने भी बड़े नामचीन प्लेयर्स थे, जो उनका किरदार होना चाहिए था, जो उनसे उम्मीदें थी, वो उम्मीद वो पूरी नहीं कर सके। और अगर आप बॉलीवुड की तरह इस वर्ल्ड कप का रिव्यू करेंगे तो एक बात निकलकर बिल्कुल साफ आएगी
कि बड़े बजट की फिल्म, मल्टी स्टारर फिल्में जरूरी नहीं कि चलें, और भारतीय टीम ठीक इसी तरह थी, बड़े बजट की मल्टी स्टारर फिल्म थी जो फ्लॉप साबित हुई। और न्यूजीलैंड जैसी टीम जिनके पास छोटे छोटे हीरो थे, वो बिल्कुल अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ब्लॉकबस्टर साबित हुए, और नतीजा ये कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुके हैं। सेमीफाइनल के संग्राम पर बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे कल, और चारों टीमों का एनालिसिस करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया यार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सपा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर जुड़े, सिर्फ खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcast Network. This week on Khel Niti, Vinod Kambli joins Rajiv Mishra and Nikhil Chopra. They discuss India's terrible loss against New Zealand and the team's strategy ahead. This week on Marathi Kirkitun, Dr. Rajiv and Manik Deshmukh are joined by Shekhar Naniwadekar to talk about the Raigad Fort in Maharashtra. On Smarter with Sid, Siddharth sheds light on how we can build and utilize that ever-elusive quality personal soft power. And on Shunya One, Sheila Aditya and myself talk to Rajat Chikkar, co-founder of DealShare. We discuss the journey of DealShare and how the e-commerce audiences have evolved over time. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slate Coffee, Intel, Kotak Mahindra Bank, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy? If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.